हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय चैनल जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र के बारे में जैसे कि हमने जाना था, मेन क्या होता है, मुख गुहा होता है। क्या होता है, मुख गुहा होता है जिसमें दांत आते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमारा जो है ग्रंथियाँ आती हैं। ग्रंथियाँ एक आती है सबलिंगुअल ग्रंथियाँ जो कि जीभ के नीचे होती है। एक हमारी होती है सबमैंडिबल ग्रंथियाँ जो कि जबड़े के नीचे होती हैं। ये थोड़ा बड़ी होती हैं और ये वाली छोटी होती हैं सबलिंगुअल ग्रंथियाँ। उसके बाद में पैरोडेटिक ग्रंथियाँ आती हैं जो कि कान के पास में होती हैं और 2 जोड़ी होती हैं। ग्रसनी आती है जिसमें भोजन नली और श्वास नली दोनों होती हैं। और उसके बाद में जब श्वास नली अलग हो जाती है भोजन नली से तो वहाँ पे क्या आता है, उसको कहते हैं ग्रास नली। इसमें केवल भोजन आता है, ठीक है। फिर यहाँ से तुम्हारा जो हो जाता है, जैसे ग्रास नली जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से आमाशय शुरू हो जाता है। आमाशय में भोजन का पाचन होना शुरू होता है। पाचन तो मुख से ही शुरू हो जाता है, लार ग्रंथियों के द्वारा, जिसमें स्टार्च को तोड़ा जाता है, यानी कि मंड को तोड़ा जाता है। और फिर ये आता है आमाशय में। आमाशय में विभिन्न सारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल निकलते हैं जो कि इसको पाचित करके कायम के रूप में बनाते हैं। कायम के रूप में भोजन जाता है ग्रहणी में। ग्रहणी से फिर कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है। छोटी आंत में जाता है। कहाँ पे जाता है, ग्रहणी से जाता है। ये ग्रहणी से जाता है छोटी आंत में, ठीक है। ग्रहणी से कहाँ पे जाता है, छोटी आंत में। फिर छोटी आंत से होते हुए कहाँ पर जाता है, बड़ी आंत में। छोटी आंत में जो भोजन का पाचन है पूर्ण रूप से, यानी कि अधिकांश रूप से ग्रहणी में हो जाता है। कुछ पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से फिर कहाँ पे जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि जल का अवशोषण होता है और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है, जबकि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। बड़ी आंत से फिर जाकर के कहाँ पे जाता है, मलाशय में। मलाशय से एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये था हम लोगों का क्या, यानी कि पाचन तंत्र का डायग्राम। तो ये है आपका पूरा पाचन तंत्र का डायग्राम। ये क्या है, पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर ये पाचन तंत्र यहाँ तक हो गया। पाचन तंत्र का डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हाँ नाम ज़रूर याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया था। कैसे मैंने बताया था एक बार फिर से बता देते हैं। ये मुख गुहा यहाँ से शुरू, यहाँ पे दांत, यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड्स, यहाँ पे सबमैंडिबल ग्लैंड्स, यहाँ पे जो है तुम्हारी आपकी यहाँ पे आपकी है पैरोडेटिक ग्लैंड्स जो कि कान के पास में होती है। और फिर यहाँ से ये ग्रसनी, और ये यहाँ से फिर शुरू हो गई अलग ग्रास नली, यहाँ से ये अमाशय के बाद में ये ग्रहणी, ये अमाशय, ठीक, ये ग्रहणी। उसके बाद में फिर छोटी आंत, सही से बनाना आप लोग, छोटी आंत। फिर ये बड़ी आंत यहीं से शुरू होती है, जहाँ से बड़ी आंत शुरू हुई। यहाँ पे अपेंडिक्स, ये बड़ी आंत शुरू हो गई। बड़ी आंत के बाद में ये मलाशय और ये गुदाद्वार एनस, ठीक है। और यहाँ पे ग्रहणी से निकली हुई संरचना, अग्नाशय जो कि पत्तीनुमा होती है, बस ऐसे ही पत्तीनुमा बना दो। और यहाँ से निकली हुई पित्तवाहिनी जो कि क्या बनाती है, पित्ताशय। और यहाँ पे ये जो होता है लीवर के 2 पार्ट होते हैं, ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा। बस बन गया पाचन तंत्र, ठीक, बन जाएगा बिल्कुल। तो इतनी बार रटा दिए, अब तो बना ही लोगे ना। चलो ठीक है, देखते हैं, अब शुरू करते हैं, ठीक है। ये आया ग्रास नली जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसकी दीवारें जो होती हैं मांसल होती हैं, सतह फैलने वाली होती है, सब बता चुके हैं। उपस्थित श्लेष्मिक ग्रंथियाँ श्लेष्म का श्रावण करती हैं। श्लेष्म के कारण भोजन आसानी से अमाशय तक पहुँचता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अमाशय आता है। अमाशय में भी हमने बताया था कि जो ग्रास नली में जब भोजन आता है तो अमाशय में आता है। यह भोजन जो है जिस मुख गुहा में ही इसका पाचन हो जाता है लार एंजाइम के द्वारा। तो लार में कौन कौन से एंजाइम
एंजाइम होते हैं, टॉयलिन होता है, एमाइलेज होता है। तो ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद में अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ, जो किसका स्रावण करती हैं? जठर रस का। और जठर रस में ही हमने बताया था तुम्हारा कौन कौन सा पार्ट होता है। हाँ ठीक है, तो जठर रस में कौन कौन सा आता है? जठर रस में एक होता है HCl, प्रोपैप्सिन और प्रोरेनिन एंजाइम होता है और एक गैस्ट्रिक होता है। ठीक है, HCl जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है, सड़ने से रोकता है और एंजाइम को सक्रिय करता है, सब बता चुके हैं। ठीक है, प्रोपैप्सिन पैप्सिन में बदलता है क्योंकि ये एंजाइम सक्रिय करता है ना, कौन? HCl। तो जब सक्रिय करेगा तो प्रोपैप्सिन किस में बदल जाएगा? पैप्सिन में बदल जाएगा। और जब पैप्सिन में बदलता है तो ये प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन्स में बदल देता है। वहीं पे क्या होता है, जो प्रोरेनिन होता है वो रेनिन में बदलता है और रेनिन को से प्रोटीन को क्या करता है? दूध से प्रोटीन को अलग कर देता है। अमाशय में उपस्थित जो श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं वो श्लेष्म का भी स्रावण करती हैं, जो क्या करती है भाई, अगर श्लेष्म श्रावित ना हो चिकना पदार्थ तो क्या होगा? अगर चिकना पदार्थ श्रावित नहीं होगा तो सिंपल सी बात है उसमें क्या हो जाएगा, फिर वो जो है उसको क्या बोलते हैं, जब श्लेष्म का श्रावण अगर नहीं होगा तो वो दीवारें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही क्या हो जाएंगी? गल जाएंगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, तो वो गला देगा उनकी दीवारों को, तो उनकी दीवारों से सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय में भोजन पाचित होने के पश्चात क्या बन जाता है? काइम में बन जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया किस में बन जाता है? काइम बनता है। फिर ये जो काइम होता है वो कहाँ पर जाता है? ग्रहणी में जाता है। अमाशय की दीवारें मोटी, इनमें क्रमाकुचन होता है जिससे भोजन क्या होता है? पिसता रहता है। ठीक है, अब अमाशय के अगर देखा जाए तो 4 प्रमुख भाग होते हैं। कौन से? कार्डियक, फाइलोरिक, फंडिक और अमाशय। अच्छा, इसको थोड़ा जानना ज़रूरी होता है क्योंकि अमाशय की संरचना पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अमाशय क्या मतलब क्या होता है और अमाशय के कार्य क्या होते हैं? ठीक है, चलो देखो बताते हैं। तो जैसे ये हमारा हो गया, इसके कितने पार्ट होते हैं? पहले तो नाम याद रखो, कार्डियक, फाइलोरिक, फंडिक और अमाशय। कार्डियक वाला जो शिरा होता है, जैसे ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर अगर दिखे, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको पुश करके, तो इसमें ये जो हमारा अमाशय है, ये अमाशय में अगर हम देखें तो ये हमारी वही है ग्रास नली, ये ग्रास नली है। ठीक है, ये क्या है? ग्रास नली है। और ये हमारी क्या है? ये ग्रास नली है। ग्रास नली से ही जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है जिसको कार्डियक कहते हैं। कार्डियक के बाद में फंडिक, फंडिक के बाद में फाइलोरिक, फाइलोरिक के बाद में ग्रहणी आ जाता है। कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, 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 नाम याद रख लो। कार्डियक, फाइलोरिक, फंडिक और बीच का जो बचा हुआ पार्ट अमाशय का है जिसको कार्पस कहते हैं। ठीक है, 3 याद रखना है, कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, याद हो जाएगा। एक बार बना के बता रहे हैं कौन सा है, देखो ठीक है, ये ग्रास नली, ये अमाशय, ठीक, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कार्डियक, ये वाला पार्ट फंडिक, ये वाला पार्ट फाइलोरिक और ये वाला अमाशय का है। कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, कार्पस, यानी कि अमाशय का है। कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक और अमाशय का है। कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, अमाशय का है। कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, अमाशय का है। तो 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा क्योंकि अमाशय की संरचना आती है। और यहाँ पे ये क्या होता है? ग्रहणी। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है इससे क्या होता है कि जो है ग्रहणी से भोजन वापस जो है अमाशय में नहीं आता है। ठीक, और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे इस तरीके से संरचना स्टार्ट होती है फंडिक भाग में, कार्डियक भाग में, कि इस तरीके से कार्डियक भाग में संरचना होती है कि अमाशय का जो भोजन होता है वो वापस ग्रास नली में नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पेट फुल होता है तो यहीं से जो है जब डकार आती है ना,
जब वोमिटिंग होती है, पलटियाँ होती हैं, तो ये वाला पोर्शन आता है। और इसमें चूंकि HCl होता है, इसीलिए जब कभी कभी पलटी होती है तो बहुत खट्टी सी टाइप में होती है, तो क्योंकि वो HCl बाहर निकल रहा होता है और वो इतना ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खट्टा ही होता है। तो वो जब बहुत ज़्यादा पेट फुल हो जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, तब तक इतना तो ये कंट्रोल करेगा नहीं, तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इतना, कम से कम इतना पोर्शन तो खाली रहना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए पेट भर के इतना दबा के नहीं खाना चाहिए कि वो वोमिटिंग के रूप में बाहर निकल जाए। ठीक है, तो कौन सा पार्ट होता है, कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक और कार्पस यानी कि अमाशय का है। कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक अमाशय का है, और ये ग्रहणी और ये ग्रासनाली। ठीक, ये हो गया अमाशय की संरचना। ठीक, अब बात किसकी करते हैं, ग्रहणी की। किसकी बात करते हैं, ग्रहणी, जिसको कहा जाता है डुडेनम। क्या कहा जाता है, डुडेनम। ठीक, चलो देखते हैं क्या है ग्रहणी में। तो ग्रहणी में बता तो दिया था, फिलहाल लिख दिया है। अमाशय में जो काइम बनता है वो इसमें आता है, और इसका शेष जो पाचन होता है वो ग्रहणी में ही होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन बचता है। ठीक है, सी आकार की संरचना होती है, छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है, और इससे पित्तरस जो होता है, ग्रहणी में पित्तरस जो क्षारीय होता है मिलकर काइम को अम्लीयता को उदासीन कर देता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने नहीं लिखवाया था। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। तो ये क्या होता है कि जो हमारा पार्ट आता है कौन सा, यानी कि जो हमारा आता है, जो अमाशय से जो हमारा काइम आता है वो चूँकि अम्लीय होता है, भूरे रंग का होता है और लेई फॉर्म में होता है, यानी कि लुद की फॉर्म में होता है। उस काइम की अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए ही पित्तरस, जो कि कहाँ पे बनता है, यकृत में। संचय कहाँ पे होता है, पित्ताशय में। देखो ये है यकृत, कहाँ पे संरचना बनाई थी, यहीं पर बनाई है ना, हाँ ठीक है। ये है यकृत, यहाँ से निकलता है पित्तरस। संचय कहाँ पे होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय से पित्तवाहिनी के द्वारा कहाँ पे आता है, ग्रहणी में। कहाँ पर आता है, ग्रहणी में। और पित्तरस का काम क्या होता है कि ये जो यहाँ से अमाशय से जो अम्लीय भोजन ग्रहणी में आता है, क्योंकि ये पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय, तो उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। पित्तरस के बाद अग्नाशयी रस मिलता है, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। ठीक है, अग्नाशयी रस मिलता है, और अग्नाशयी रस ट्रिप्सिन होता है जो पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमाइलोडेप्सिन होता है जो मंड को शर्करा में ग्लूकोज में बदल देता है, यानी कि किस में, ग्लूकोज में बदल देता है। और जो होता है स्टेप्सिन होता है जो वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, ग्रहणी में ही पूरा पाचन लगभग हो चुका होता है। पूरा पाचन लगभग कहाँ पे हो चुका होता है, ग्रहणी में। तो ग्रहणी में जब पूरा पाचन हो जाता है तो जो छोटी आंत, ग्रहणी के बाद में क्या आती है, छोटी आंत, उसमें क्या होता है, अवशोषण। छोटी आंत, जिसको क्या कहते हैं, क्षुद्रांत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांश, शेषांत। ठीक है, तीनों मिलकर के ग्रहणी, जैसे अभी हमने बताया, तो ये पूरा मिलाकर के 6.5, ये पूरी जो होती है, इस पूरी होती है 6.5 मीटर लंबी। उसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांश, शेषांत। ग्रहणी 30 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, वो सब बात की बातें हैं, उसको याद कर लेना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट खास ये नहीं है, लेंथ किसकी कितनी होती है। हाँ, बात ये आती है कि छोटी आंत पर रसांकुर यानी कि विल्स पाए जाते हैं, और रसांकुर द्वारा क्या होती है, छोटी आंत से अवशोषण किया जाता है। यानी कि आंत से, छोटी आंत से रसांकुर क्या किया जाता है, रसांकुर द्वारा जो होता है, जो भोजन होता है उसका अवशोषण किया जाता है। यानी कि छोटी आंत से रसांकुर जो होते हैं वो अवशोषण कर लेते हैं, किसका, पाचन का, जो पचा हुआ भोजन होता है। इसकी भित्ति पर उपस्थित आंतीय ग्रंथियां होती है जो आंतरस का श्रवण करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, वो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसका पाचन कर देते हैं, जैसे रेप्सिन हो गया। हाँ, ये ज़रूरी है, माल्टेज, इन्वर्टेज, लैक्टेज, जो कि क्या होता है, जो बची हुई शर्करा होती है उसको ग्लूकोज में बदल देती है। लाइपेज वही वसा को तोड़ता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ये फिलहाल चीज़ें हैं। ठीक है, अधिकांश पाचन हो चुका होता है। मेन चीज़ होता है कि इसमें जो है वो आता है
उसके बाद में फिर किसकी बात करते हैं, बड़ी आंत की, यानी कि बृहदांत की। किसकी बात करते हैं, बृहदांत की। तो चलिए देखते हैं। तो ठीक है, तो बात की जाए अगर बृहदांत की, तो बृहदांत में क्या होता है कि यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, जबकि छोटी आंत की जो है लंबाई कितनी होती है 6.5 मीटर, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में जो है बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है। हाँ, लेकिन ये मोटी होती है। छोटी आंत अपेक्षाकृत छोटी परंतु मोटी होती है। 3 भागों में बटा होता है, सीकम, कोलन और मलाशय। ठीक है, कोलन सीकम जो होता है 6 सेंटीमीटर होता है। इसको मैंने बताया नहीं, हाँ ठीक है। चलो, ये वाला डायग्राम था, चलिए देखते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये जहाँ से ये शुरू होती है बड़ी आंत, यहीं पे एक मोटा सा पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, सीकम। इसको क्या कहा जाता है, सीकम। और यहीं से एक पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। तो ये होता है सीकम। ठीक है, और सीकम और ये पूरा पोर्शन होता है कॉलम, और ये होता है मलाशय। ठीक है, सीकम लगभग 6 सेंटीमीटर होता है, कोलन 1.3 सेंटीमीटर होता है, और मलाशय लगभग 12 से यानी कि वही 1.3 सेंटीमीटर होता है, और ये कोलन सबसे लंबी होता है। ठीक है, तो टोटल इसकी लंबाई कितनी होती है 1.5। और ठीक है, अब बात किसकी करते हैं, सीकम जो होता है, जिसकी हमने बात किसकी की, सीकम की। बहुत सीकम से बहुत पतली संरचना जुड़ी होती है जिसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में बहुत अधिक संक्रमण होता है। अपेंडिक्स में क्या होता है, बहुत अधिक संक्रमण होता है। तो सिंपल सी बात है, जब बहुत अधिक संक्रमण होगा तो उसमें क्या होता है कि उसको हटाना भी पड़ सकता है ना। तो कोलन में से जीवाणु होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ यानी कि जो बड़ी आंत होती है, जीवाणु होते हैं जो कुछ प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और कायम के कार्बनिक पदार्थों का किण्वन करते हैं। कायम के कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। और किण्वन प्रक्रिया के दौरान ही विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो बायोगैस के रूप में बाहर निकलती हैं। ठीक है, जो किसके, बायोगैस के रूप में बाहर। जैसा कि हमने ये बताया था, बृहदांत में 90% जल का अवशोषण होता है, और कुछ लवण विटामिन होते हैं उनका भी अवशोषण होता है। विटामिन के और विटामिन बी भी कई प्रकार के होते हैं, B1, B12, B6 है ना, तो उनका भी अवशोषण किया जाता है। हाँ, अब मेन चीज़ ये आती है कि आखिर जो है अवशोषण किस प्रकार से होता है, छोटी आंत के द्वारा। ठीक है, तो बड़ी आंत के द्वारा केवल जल का अवशोषण होता है, कोई पाचन उसमें नहीं होता है। छोटी आंत में थोड़ा बहुत पाचन होता है, और छोटी आंत में अवशोषण होता है जो कि पोषक पदार्थ होते हैं। ये जो संरचना आपको दिख रही है, धीरे धीरे करके दिखाते हैं ये संरचना। ठीक है, ये संरचना क्या है, छोटी आंत के, जो छोटी आंत होती है उसके रसांकुर की है। किसकी है, छोटी आंत के रसांकुर की, यानी कि वेल्स की है। ठीक है, दिख रही है। हाँ, तो ये है संरचना किसकी, रसांकुर की, रसांकुर। ठीक है, जिसमें ये होती है लसिका वाहिनी, ये होती है सिरा, और ये होती है धमनी। ठीक है, तो जो जैसे लसिका रुधिर में लसिका भी होती है ना, लसिका रुधिर में लसिका पाई जाती है, सिरा, धमनी। तो जो इनका अवशोषण होता है, ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं हैं, ये जिसको चूषक कोशिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, चूषक कोशिकाएं कहते हैं। ये चूषक कोशिकाएं क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। तो इसमें से जो होती है जिसको क्या कहते हैं, लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी के द्वारा वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण किया जाता है, जबकि
जो होता है सिरा के द्वारा एमिनो अम्ल व ग्लूकोज का अवशोषण किया जाता है। किसका अवशोषण किया जाता है? एमिनो अम्ल व ग्लूकोज का अवशोषण किया जाता है। तो ये थी रसांकुर की संरचना। किसकी संरचना? रसांकुर की, जो कि किसकी पार्ट है? छोटी आंत का, और इसी के द्वारा अवशोषण किया जाता है। ठीक है, किसका? पोषक पदार्थों का। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ में तो फिलहाल बता ही दिया था पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी आती हैं। तो चलिए देखते हैं पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी आती हैं। सबमैंडिबल ग्रंथियाँ, जो कि कहाँ पर होती हैं? जबड़े के सबमैंडिबल जो ग्रंथियाँ होती हैं वो जबड़े के निचले हिस्से की होती हैं, और सबलिंगुअल ग्रंथियाँ जो जीभ के पास की होती हैं। ठीक है, पैरोटिक ग्रंथियाँ जो कि कान के पास होती हैं और ये लार का श्रवण करती हैं। लार का जो pH मान होता है वो 6.4 या 6.8 होता है, और इसमें लगभग 90% तक जल होता है। इसमें कितना जल होता है? 90% तक जल होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, लार तो सभी लोग देखते हैं, जल उसमें होता ही है 90% तक। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि लार का pH मान कितना होता है? 6.8 या 6.4 के बीच में। ठीक है, और लाइसोजाइम एंजाइम जो कि थोड़ा सा क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, उसके बाद में लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ध्यान देना है कि लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, इसीलिए बच्चों में लार अधिक स्रावित होती है, और क्योंकि वो मिट्टी वगैरह देखा होगा खाते रहते हैं। तो अगर तो जैसे कि हम लोगों ने पाचन तंत्र का डायग्राम देख लिया है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।